सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में 3 टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे G7 ग्रुप 7 में भारत के शामिल होने के संदर्भ में। चूंकि इस पर एक डीएनएस क्या है, लेकिन फिर भी मैं इसको काफ़ी अलग डायनेमिक तरीके से इसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे लाख के उत्पादन को कृषि का दर्जा। देखेंगे आखिर लाख क्या होता है और क्यों इसके उत्पादन को कृषि का दर्जा दिया गया है। वहीं जो तीसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे WHO से अलग हुआ यूएसए। देखेंगे यूएसए और WHO का ये संबंध क्या है, क्यों ऐसे तनावपूर्ण संबंधों में यूएसए ने इस प्रकार का डिसीजन लिया है, तो साथ ही साथ समीक्षक इसको लेकर किस प्रकार की अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। आइए इन्हीं तीनों खबरों को एक एक करके हम विश्लेषित करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे G7 में शामिल होने के संदर्भ में जो भारत की भूमिका हो सकती है और साथ ही साथ जो यूएसए का प्रयास है उसको हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा वर्ल्ड का मैप देखिए जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ देशों को थोड़ा सा मैं पॉइंट आउट करता हूँ, इससे थोड़ा सा आप समझ पाएंगे कि पूरा विश्व कहने के लिए एक जैसा है, लेकिन इसमें शक्ति का संतुलन किधर दिखाई देता है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर एक बड़ी महाशक्ति आपको दिखाई देगी यूएसए। उसके बाद थोड़ा सा पूरब की ओर बढ़ेंगे तो अटलांटिक महासागर को क्रॉस करके जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर यूरोपीय यूनियन और उससे जुड़े हुए देश दिखाई देंगे, अर्थात यहाँ फ्रांस मिल जाएगा, ब्रिटेन मिल जाएगा, जर्मनी मिल जाएगा, कई देश आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। उसके बाद थोड़ा सा और जब पूरब की ओर बढ़ेंगे तो एक देश दिखाई देगा आपको इंडिया, वहीं पे एक देश दिखाई देगा चीन, फिर उसके बाद रूस दिखाई देगा, यहीं पे आपको जापान दिखाई देगा, और उसके बाद थोड़ा सा दक्षिण की ओर आएंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर अगर आप इस पूरे मैप को हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो हमें यह पता चल रहा है इस पूरे विश्व में भी कुछ शक्तियां हैं और इन्हीं शक्तियों के समूह से कोई महाशक्ति बनती है। और महाशक्तियों के संदर्भ में जब भी हम नाम लेते हैं तो कुछ संगठनों का नाम आता है, अर्थात एक देश जो अपने आप में बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको महाशक्ति का दर्जा प्राप्त हो। लेकिन जब कुछ देश जुड़कर एक ग्रुप के रूप में शामिल हो जाते हैं तो महाशक्तियों का संदर्भ चालू हो जाता है। इसी क्रम में हमने एक समय काल देखा है जब यूएसए और रसिया ने एक दूसरे के काउंटर में लगभग 40 वर्ष से अधिक समय तक एक दूसरे को पीछे करने का प्रयास किया, जिसको हम कोल्ड वॉर या शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। शीत युद्ध में क्या था, 2 देश आमने सामने थे। वर्तमान समय में भी यही कंडीशन यूएसए और चाइना के संदर्भ में हमको दिखाई दे रही। एक तरफ यूएसए है, दूसरी तरफ चाइना है, और चाइना के सपोर्ट में खड़ा हुआ है यूएसए का पुराना प्रतिद्वंदी, और वह है रूस। और इसके वजह से जो चीन की आक्रामकता है वो बढ़ती चली जा रही। अब इस सभी चीज़ों से चिंतित होकर यूएसए दूसरी तरफ यह प्रयास कर रहा है कि कैसे जल्द से जल्द चीन के बढ़ते प्रभाव को रोका जाए, लेकिन वह अकेला ऐसा करने में सक्षम नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है उसको चीन को काउंटर करने वाले एक ऐसे देश की जिसकी छवि वैश्विक रूप में सबसे अच्छी है, और उसी में उभर के आता है एक देश जिसका नाम है भारत, अपना देश। और ये जो भारत देश है इसी को माना जाता है कि यही क्या कर सकता है, चाइना को काउंटर कर सकता है। अब इन्हीं के संदर्भों में इसी इमेज को बार बार आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, समझना है। मैं आपको इसके मिनट से परिचित करवाता हूँ। 1970 का जो दशक था, इस समय विश्व के सामने कई चुनौतियां थी। एक चुनौती थी तेल संकट, आपने सुना होगा, खाड़ी युद्ध सुना होगा, तेल संकट 1973 का जो है कि सुना होगा। उसी के साथ साथ उस समय एक और इशू था फिक्स्ड करेंसी एक्सचेंज रेट्स। इसको इस रूप में समझिए, फिक्स्ड करेंसी एक्सचेंज रेट्स का मतलब ये होता है कि जो मुद्रा का आदान प्रदान होता है एक देश के सापेक्ष दूसरे देश की मुद्रा को, उससे संबंधित चुनौतियां थी। और इन्हीं जैसी अन्य चुनौतियां थी, और इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए जब यह तेल संकट उत्पन्न हुआ, अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होने लगी, और उसके बाद करेंसी का जो यह लेन देन होता है इसमें चुनौतियां आने लगी, समस्याएं आने लगी, तो जो प्रमुख जो शक्तियां थी उनको एक ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस हुई जो बैठकर एक दूसरे के साथ जो है कि कन्वर्सेशन करके कुछ समाधान निकाल सके। और इन्हीं सामूहिक चुनौतियों से निपटने के लिए 1975 में
G7 की स्थापना की थी। हाँ, ये जरूर था कि पहले ये G6 में बना, उसके बाद जो है कि कनाडा जुड़ा हो, फिर बाद में आप जानते ही खुद। तो कुल मिलाकर 1975 में क्या हुई, G7 की स्थापना हो रही। इसमें जो शामिल देश थे वह थे IMF की कैटेगरी में एडवांस इकोनॉमी के अंडर जो आते हैं। एडवांस इकोनॉमी से तात्पर्य इन अर्थव्यवस्थाओं से लगाया जाता है जो कि काफ़ी मजबूत हों, जिनकी प्रति व्यक्ति आय काफ़ी अच्छी हो और साथ ही साथ जहां पर मानव विकास सूचकांक काफ़ी अच्छा हो, ऐसी इकोनॉमी को एडवांस इकोनॉमी, और जो दर्जा किससे मिलता है, IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो दर्जा दिया जाता है। इन सभी अर्थव्यवस्थाओं में जो उस समय के शामिल देश थे, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा, ये शामिल हो गए। और ये शामिल होकर इन्होंने क्या किया, G7 की स्थापना की। इनके साथ एक शब्द क्या जुड़ा हुआ है कि ये एडवांस इकोनॉमी है। इनको आप संदर्भ में कहें तो विकसित इकोनॉमी के संदर्भ में भी आप इसको कह सकते हैं। अब देखिए, जब यह बन गए तो उसी समय कुछ और देश थे, जिसमें भारत था, रूस था, चीन था, दक्षिण कोरिया था, ऑस्ट्रेलिया था। इनकी भी अर्थव्यवस्थाएं ठीक ठाक आगे बढ़ रही थी। मैंने शब्द यूज किया, ठीक ठाक आगे बढ़ रही थी, लेकिन कोई भी एडवांस इकोनॉमी उस समय नहीं थी। और जब नहीं थी, इसी के कारण यह उस समय उसके भाग नहीं बन पाए। समय आगे बढ़ता चला गया और 1998 में आकर जो है कि रूस को भी इसमें शामिल कर लिया। तो यह जो G7 था G8 में कन्वर्ट हो गया। अब हुआ क्या कि रूस तो इसमें शामिल हो गया, लेकिन एक और अर्थव्यवस्था जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और वह था चीन। चीन की अर्थव्यवस्था बड़ी होती चली गई। कई बार बीच में यह बात आई कि क्यों ना G7 में चीन को भी शामिल किया जाए, लेकिन G7 के साथ एक और विशेषता थी। यह जो देश थे वह डेमोक्रेटिक वैल्यूज अर्थात लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाले थे। वहीं जो चीन की जो छवि थी वो लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर बहुत अच्छी नहीं थी। इसके कारण चीन को शामिल नहीं किया गया। चीन को दो कारणों से शामिल नहीं किया गया, एक तो लोकतांत्रिक मूल्यों का ना होना, दूसरा कारण है कि इनकी चूंकि GDP का आकार भले ही बड़ा हो, लेकिन चूंकि जनसंख्या भी ज़्यादा है तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कुल मिलाकर G7 बन गया और G7 जब से काम कर रहा है, यह दुनिया के सबसे प्रभावी संगठनों में से एक माना जाता है। हालांकि कई बार ऐसे भी मुद्दे आए जिन पर इनमें काफ़ी मतभेद दिखाई दिया, बावजूद इसके ये एक प्रभावी संगठन माना जाता है। अब हुआ क्या है, पिछले कुछ समय से चीन जो है कि जिस प्रकार से आक्रामक नीति का पालन कर रहा है और रूस अपने आप को हमेशा चीन के साथ खड़ा कर रहा है, USA की चुनौतियां बढ़ती चली जा रही और ये जो चुनौतियां हैं अब तनाव के रूप में कन्वर्ट हो गई। कुछ समय पहले जब नाटो का सम्मेलन हुआ था तो चीन को सबसे बड़ी चुनौती बताया गया था। अर्थात ऐसा नहीं है सिर्फ USA को चीन सबसे बड़ी चुनौती नजर आता है, बल्कि जो नाटो के सदस्य देश हैं उनको भी क्या होता है, चीन इस समय सबसे बड़ी चुनौती नजर आता है। ध्यान दीजिएगा, नाटो की स्थापना किसके खिलाफ की गई थी, सोवियत संघ या फिर रूस के को काउंटर करने के लिए। लेकिन आजकल जो है कि रूस पीछे छूट गया है और रूस से भी बड़ी चुनौती नाटो और जो है कि USA के लिए बन गया है चीन। अब देखिए, अब इन्हीं सब कारणों से क्या तनाव बढ़ता चला जा रहा है। कुछ समय पहले अभी आपने देखा था USA चीन का ट्रेड वॉर चल रहा था और जब USA चीन का ट्रेड वॉर चल रहा था तो यह ट्रेड वॉर अभी समाप्त होता, उसके बाद कोरोना वॉर भी छिड़ गया। कोरोना वॉर की वजह से दोनों अर्थव्यवस्थाएं और दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने हैं। इसी में USA ने क्या किया, हांगकांग डेमोक्रेसी एक्ट लाया, उइगर मानवाधिकार विधेयक लाया, तिब्बत की अलग पहचान स्थापित की। आपने कल परसों के न्यूज़पेपर में देखा होगा। फाइव आइज जिसमें USA भी शामिल है, इन्होंने कहा कि हम कोरोना पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि इसका प्रसार कैसे हुआ। इन सभी कारणों से इस समय क्या हुआ है कि जो चीन है वह सबसे बड़ी चुनौती और सिरदर्द USA का बन गया। अब इससे बन गया है तो इससे निपटने के लिए USA को कोई अच्छा साथी चाहिए, और अच्छा साथी कौन सा चाहिए, जो चाइना को काउंटर कर सके। और चाइना में काउंटर करने के लिए एक शब्द यूज करते हैं हम, हिंद प्रशांत क्षेत्र। और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक महाशक्ति है जिसका नाम है भारत। यही क्या कर सकता है, इसको काउंटर कर सकता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया जो कि USA का पुराना मित्र है, जिसके साथ संबंध अच्छे हैं, वो भी क्या हो सकता है, इसमें सहयोगी हो सकता है। इसी के कारण कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझकर G7 की जो मीटिंग होने वाली थी इसको पोस्टपोन किया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और साथ ही साथ US जो है कि ऑस्ट्रेलिया, भारत
और दक्षिण कोरिया और साथ ही साथ रूस को भी इसमें शामिल करने का विचार व्यक्त किया। पहले थोड़ा सा ये हिंद प्रशांत क्षेत्र देख लीजिए। आप ये देखिए यहाँ पर, अच्छा एक चीज़ और, इंडिया का जो मैप है थोड़ा सा उसका ऊपर वाला भाग अगर आपको गलत लगे तो इसका मतलब नहीं कि मैंने किसी को वो दे दिया है, इसका मतलब ये है कि वो ये मैप मिल नहीं रहे थे, इस वजह से मुझे ऐसा मैप लेना पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इंडिया का कोई विभाग किसी को देने के पक्ष में हैं। ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। खैर अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिए, ये देखिए आपको यहाँ पर चाइना दिखाई देगा और आपको यहाँ पे इंडिया दिखाई देगा, और ये पूरा जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ा जो है कि चुनौती है चीन। और इस चुनौती को निपटने के लिए सिर्फ और सिर्फ भारत क्या कर सकता है, इसमें सहयोगी हो सकता है। अब इसी के साथ कहा जा रहा है कि रूस को भी इसमें शामिल किया जाएगा, और रूस को इसलिए अलग करने का प्रयास किया जा रहा है चीन से, ताकि चीन अलग थलग पड़ सके। आपको पता है कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, उसके जो दो स्थायी सदस्य हैं वो कौन से हैं, रूस है और साथ ही साथ चीन है। जब भी कोई बात आता है, जैसे अभी कुछ समय पहले ही क्या हुआ था कि जो है कि सुरक्षा परिषद के सामने कहा यह गया कि यूएस से एक बिल लेकर आएगा, और बिल लाकर यह कहेगा कि जो है कि इस समय जो नीतियां हैं, चीन के जो नीतियां हैं, वह अपने क्षेत्र को लेकर और साथ ही साथ अन्य उसके तिब्बत से लेकर हांगकांग वाले जो क्षेत्रों को लेकर वो ठीक नहीं है। लेकिन उसमें कई मुद्दों को शामिल किया गया था, लेकिन क्या हुआ कि जो है कि चीन और रूस ने उसको रोक दिया। तो इस तरह से क्या है, चीन को एक जो है कि सपोर्ट मिलता चला जा रहा है रूस को, और रूस के साथ जो है कि उसकी जैसे जैसे नज़दीकी बढ़ रही है, जैसे जैसे मित्रता बढ़ रही है, यह यूएसए के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। इसलिए यूएसए अब यह चाहता है कि रूस के साथ जो अपनी मतभेद हैं उनको मिटाकर किसी तरह से चीन से अलग किया जाए, और चीन से अलग करने में रूस को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है भारत, और दूसरा है आपका ऑस्ट्रेलिया। कारण यह है कि भारत के संबंध रूस के साथ भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि भारत क्या ऐसा कर पाता है कि नहीं। जैसा कि आपको पता है कि रूस के साथ जब रूस ने क्रीमिया जो प्रायद्वीप क्षेत्र है उस पर उसका जो है कि सैन्य अधिग्रहण किया, उसके बाद यूएसए के साथ तनाव बढ़ने लगा। अब जब तनाव बढ़ने लगा है तो इसी तनाव के परिणति के रूप में एक नई चुनौती और आई है, वह आ गया है चीन। अब इसी को देखते हुए G7 की जो बैठक होने वाली थी 10 से 12 जून को, और यह होने वाली थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके जो है कि अध्यक्ष बनने वाले थे, मतलब जो इसकी मेजबानी करता है वही इसका अध्यक्ष होता है, इसको स्थगित कर दिया। स्थगित करते हुए उन्होंने कहा कि जो है मुझे नहीं लगता, ये डोनाल्ड ट्रंप के शब्द हैं, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में जो कुछ चल रहा है उसके समाधान के लिए G7 पर्याप्त है। जो कुछ चल रहा है इसको इस रूप में समझिए, इसको समझिए कोरोना का जो प्रसार है और कोरोना से निपटने के लिए चीन को काउंटर करने की रणनीति जो है। दूसरा है जो व्यापार पर जो है कि चीन का एकाधिकार बनता चला जा रहा है, और साथ ही साथ जो उसकी नीतियां बदलती चली जा रही, चाहे दक्षिणी चीन सागर हो या फिर भारत के साथ सीमा विवाद हो, या फिर जो है कि जापान के पास वाले द्वीपीय क्षेत्रों में चीन का जो हस्तक्षेप हो, सभी जगह क्या है कि इस समय जो चीन है उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने कहा कि G7 जिस तरह से भी कार्य कर रहा है वह पर्याप्त नहीं है, और जब पर्याप्त नहीं है तो इसके लिए जरूरी है कि यह जो पुराना हो चुका संगठन है G7, इसमें जान डाली जाए। जान डालने के लिए भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और जो है कि दक्षिण कोरिया को इसमें शामिल किया जाए, और ये जब देश शामिल होंगे तो इनके गठजोड़ से हम क्या कर सकते हैं, निपट सकते हैं। व्हाइट हाउस में कहा गया है कि हम अपने पारंपरिक सहयोगी कौन है, हमारा जो है यूएसए का पारंपरिक सहयोगी हम माने जाते हैं, भारत के लोग माने जाते हैं, भारत माना जाता है, ऑस्ट्रेलिया भी उनका सहयोगी माना जाता है, दक्षिण कोरिया के साथ भी संबंध ठीक ठाक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो जोर है वह है रूस के साथ। अर्थात तो रूस को भी ये अपने पक्ष में करने का प्रयास करना चाहते हैं, जिससे ध्यान देखिए, जिससे इनका उद्देश्य क्या है, चीन के भविष्य पर बातचीत की जा सके, अर्थात चीन के साथ किस प्रकार की नीति अपनानी है, यह पूरा एजेंडा है। अगर यह जो है कि प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो G7 या तो G10 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर G11 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इस पर निर्भर करेगा कि कितने देश इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और शामिल होते हैं। दूसरा, अन्य जो देश हैं वह किस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं, काफ़ी चीज़ों पर निर्भर होगा।
हालांकि भारत और रूस की अर्थव्यवस्था एडवांस इकोनॉमी के अंडर नहीं आती है। चीन की अर्थव्यवस्था, चूंकि चीन को इसमें शामिल नहीं करना चाह रहे तो उसको हम देखेंगे नहीं। तो कुल मिलाकर भारत और रूस की अर्थव्यवस्था भी एडवांस इकोनॉमी में तो नहीं आती है, लेकिन चूंकि इनका जो कद है, जो वैश्विक पहचान, वो काफ़ी मजबूत है, इस वजह से इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यूएसए दरअसल चीन और रूस को अलग करके, जैसा कि मैंने बताया, उसको हिंद प्रशांत क्षेत्र में कमजोर करने का चीन का एक रणनीति है। क्वेड, जिसको आपको पता ही है, क्वेड को ज़्यादा महत्व देना, तिब्बत की स्वायत्तता के माध्यम से, अभी देखा आपने कि तिब्बत की स्वायत्तता को लेकर जो है कि वहाँ पर अमेरिका में बातचीत चल रही है, उसको लेकर बिल लाया जा रहा है। तो कई तरह से ऐसे कार्य हैं जिनको लेकर जो है कि यूएस से इनडायरेक्ट वे में चाइना को काउंटर करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इतना सफल नहीं हो पा रहा। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने जो है कि जो आइलैंड स्वैप किया है, अर्थात द्वीपों की अदला बदली की है मिलिट्री बेस बना, इसमें भी जो है कि इसमें भी जो है कि आपके यूएसए की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यूएसए की पूरी रणनीति ये है कि कुछ ऐसे देशों के साथ संबंधों को बहुत ज़्यादा मजबूत किया जाए जो चीन को काउंटर कर सकते हैं, और चीन को काउंटर करने की क्षमता रखने वाले जो देश हैं उनको ये इसमें शामिल करके चीन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, भारत के संदर्भ में थोड़ी सी चीज़ों को समझ, भारत इसमें शामिल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कारण ये है कि कभी भी आप देखिएगा कि यूएस से कुछ भी बोलता रहे या नाटो के देश कुछ भी बोलते रहे, लेकिन भारत जो है कि उसकी जो पॉलिसी रही है ना, वो कुछ अलग प्रकार की रही है। वो बहुत जो है कि डिफेंसिव तरीके से या बहुत एग्रेसिव तरीके से चीन को काउंटर नहीं करता, और इसी के कारण ये है कि जो हमारे संबंध हैं कई बार वह बहुत तनावपूर्ण परिस्थिति से भी सामान्य हो जाते हैं। तो देखना यह होगा कि भारत क्या सही समझता है, क्या वह इसमें शामिल होकर चीन को डायरेक्ट चुनौती देने का प्रयास करता है या फिर कुछ और कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से वह डील करता है। खैर, आइए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, और वो है लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा। आप एक देखिए, यह एक टहनी है और इस टहनी में एक गोंदनुमा कुछ पदार्थ निकलता है, यही लाख है। आप देखिए, ये फिर से देख लीजिए, ये गोंदनुमा संरचना होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई पेड़ होता है, उस पर गोंद निकलता है जिसको आप चिपकाते हैं। कई लोग इसको कई तरह के खाने के पदार्थों में भी डालते हैं, तो ये इसी को बोला जाता है लाख। अगर आपने शायद महाभारत में एक जगह कुछ ऐसा जिक्र आता है कि पूरा महल इसका बनाया जाता है और वह जल जाता है, समथिंग आपने इस प्रकार की भी स्टोरी सुनी होगी। तो उसी यह जो लाख पदार्थ है, इसी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। लाख एक प्राकृतिक तथा हानिकारक राल रेजिन है। राल का मतलब होता है गोंदनुमा संरचना, गोंद जैसा पदार्थ। रेजिन होता है जो कैरिया लैक्का नामक कीड़े द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। अर्थात कैरिया लैक्का ये जो जीव होता है, इनके शरीर से यह जो है कि अपने शरीर से इस पदार्थ को बाहर निकालती है और जो सूख कर गोंद के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यह जो कार्य है, यह जो मादा, मतलब इसमें भी मेल और फीमेल होते हैं कैरिया लैक्का में, तो जो मादा कैरिया लैक्का होता है उसके द्वारा यह कार्य किया जाता है। लाख उत्सर्जित करने वाले कीट पेड़ों की मुलायम टहनियों पर, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये देखिए पेड़ जो होते हैं उनकी मुलायम टहनियों पर यह अपना आवास बनाते हैं, बैठते हैं, उनसे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और इसका जो है कि स्राव करते हैं, ऐसा इसका एक्सक्रीशन करते हैं। यह जो लाख होते हैं प्रमुख रूप से पलाश, कुसुम, बेर, बबूल, खैर आदि पेड़ों पर अपना विकास करते हैं। लाख का प्रयोग जो होता है, ये जो पदार्थ आप देख रहे हैं, इसका प्रयोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, ज्वेलरी में, पॉलिश के सामान बनाने में, पेंट में, वार्निश बनाने में, छापने की औषधि, चमड़ा, वस्त्र उद्योग, मोम आदि कार्यों में इसका किया जाता है। अर्थात कुल मिलाकर यह काफ़ी जो है कि चिर परिचित प्रोडक्ट है। इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो पोषक वृक्ष माना जाता है जिस पर इनका विकास अधिक हो सकता है, वह पलाश है, और दूसरा कुसुम और बेर है। लेकिन पलाश पर जो यह लाख का उत्पादन होता है उसकी गुणवत्ता थोड़ी सी कम होती है। जैसे आपने देखा होगा ना कि मधुमक्खी पालन करने के लिए भी कुछ जो है कि पौधों पर अच्छा शहद बनता है, ठीक इसी प्रकार की विशेषता को समझिए कि पलाश जो होता है उस पर भी इनका विकास होता है, लेकिन कुसुम और जो बेर के पेड़ होते हैं इन पर जो यह लार निकलता है या जो यह लाख का प्रोडक्शन होता है, जो ये रेजिन का प्रोडक्शन होता है, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। भारत में लाख की खेती झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में होता है। ये राज्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनकी क्लाइमेट भी आप थोड़ा सा
दिमाग में याद कर लीजिएगा कि आखिर क्या इनकी क्लाइमेट है। कुल मिलाकर जहाँ पर ये जो पौधे मैंने आपको बताए जिन पर इनका विकास होता है, पलास हो, कुसुम हो, बेर हो, इन सभी पर इनका विकास होता है। जहाँ पाए जाएंगे यहाँ पर वहाँ पर इनका लाख का उत्पादन हो सकता है। और जो सर्वाधिक लाख का उत्पादन होता है वो झारखंड में होता है। और ये देखा गया है कि जो जनजातीय और सीमांत किसान हैं, जो जंगल और उसके पास वाले क्षेत्रों में रहते हैं, उनकी आय में 28% योगदान इस सिर्फ और सिर्फ लाख पदार्थ का है। तो कहीं ना कहीं इसके यह बहुत कम मात्रा में प्रोडक्शन होता है, लेकिन अगर इसको इकट्ठा करके बेचा जाए तो अच्छी खासी आय होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी जो खेती है वह बंजर जमीन पर भी की जा सकती है, कम उत्पादकता वाली भूमि में भी की जा सकती है। इसलिए यह जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम क्या करें, जो खाद्य फसलों की भूमि है उसी का यूज करें। लाख की कृषि क्षेत्रों के लिए लाख की जो कृषि है उसमें क्षेत्रों में किए गए अध्ययन से पता चला है कि जहाँ जहाँ पर इसका जो है कि प्रोडक्शन होता है वहाँ की महिलाएं ज़्यादा आत्मनिर्भर हैं। और आपने अभी सुना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत के अभियान को बढ़ा रहे हैं। तो इसमें ज़रूरी है कि जहाँ पर जिस चीज़ का प्रोडक्शन होता है उसको हम क्या करें, वोकल फॉर लोकल हों, तभी क्या हो सकता है, वह प्रोडक्ट अंतर्राष्ट्रीय पटल पर छा सकता है। इसी के देखते हुए अगर हम ये समझते हैं कि लाख का प्रोडक्शन हम ज़्यादा बढ़ा लेते हैं तो इससे महिलाएं जो जनजातीय क्षेत्रों से, जो सीमांत किसान परिवारों से आती हैं, वह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगी और इस तरह से सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा पाएंगे। इन्हीं तथ्यों को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने यह घोषणा की है कि अब इसके उत्पादन को कृषि का दर्जा दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब तक ये दर्जा किसी पदार्थ को प्राप्त नहीं है, प्रोडक्ट को प्राप्त नहीं है, तब तक अगर उसका प्रोडक्शन होता है तो कृषि के अंतर्गत जो बैंक लोन देते हैं, जो सब्सिडी मिलती है, या जो मंडियों का विकास या जो अन्य योजनाएं चलाई जाती हैं वह नहीं मिल पाती थी। और इसके कारण लाख का उत्पादन एक पर्सनल कार्य होता था जो कि आप अपने व्यक्तिगत संसाधनों से स्वयं कर सकते थे। उसमें किसी प्रकार की सरकारी सहयोग की जो है कि संभावना काफ़ी कम होती थी। लेकिन अब क्या होगा, जब इसको कृषि का दर्जा दे दिया गया है तो इससे क्या होगा, लोन मिल सकेगा आसानी से, कृषि सब्सिडी भी मिल सकेगी, तकनीकी विकास हो सकेगा, बैंकिंग और जो भी सरकारी सहायताएं चलाई जाएंगी उनको मिल सकेगा, और सबसे बड़ी बात, इनके उत्पाद को पहचान मिल सकेगी। और आने वाले समय में यह जो प्रोडक्ट है जो कि सीमांत और जो है कि किसानों के साथ साथ ये पर्यावरण हितैषी भी है, इनका लाभ हो सकेगा। पर्यावरण हितैषी इस वजह से है कि एक बंजर जमीन है उसको आप खाली छोड़ दीजिए और वहाँ पे कुछ भी ना हो, उससे अच्छा है क्या करिए, आप वहाँ पे पलास, कुसुम, बेर के पेड़ लगा दीजिए और इन पर इसका प्रोडक्शन कीजिए। तो आपको जो है कि वहाँ पे वृक्ष भी, पेड़ भी प्राप्त हो पाएगा और साथ ही साथ आपको यह जो है कि इस प्रकार का कीमती पदार्थ भी प्राप्त हो पाएगा जिसका आप कई तरह के उद्योगों में इसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब हम बढ़ावा देंगे भारत अभियान का और साथ ही साथ आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेंगे तो ज़रूरी होगा कि अधिकांश चीज़ों का हम प्रोडक्शन करें। और इन चीज़ों का, जैसा कि मैंने बताया, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से लेकर 50 तरह की चीज़ों में इनका यूज होता है। तो कहीं ना कहीं इसके प्रोडक्शन का कॉमर्शियल यूज हम कर सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और तीसरी जो खबर है उसमें हम बात करते हैं WHO से अलग हुआ यूएस से। थोड़ा सा इसका भूमिका समझ लीजिए। WHO जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यह यूनाइटेड नेशंस का स्पेशलाइज एजेंसी है। स्पेशलाइज एजेंसी का मतलब वह एजेंसी है जिसके पास किसी एक कार्य करने की प्रमुख जिम्मेदारी है। और इसकी जो प्रमुख जिम्मेदारी मानी जाती है वह मानी जाती है अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक हेल्थ मानी जाती है। इसकी स्थापना लगभग आज से 72 साल पहले 7 अप्रैल 1948 को यूनाइटेड नेशंस की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल द्वारा की गई थी। और इसी के कारण हम 7 अप्रैल को हम क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। WHO यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का भी हिस्सा है और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका जो कार्यकारी दायरा है वह थोड़ा सा समझ लीजिए। यूनिवर्सल हेल्थ केयर है, मॉनिटरिंग पब्लिक हेल्थ रिस्क है, कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्स टू हेल्थ इमरजेंसी एंड प्रोमोटिंग ह्यूमन हेल्थ एंड वेल बीइंग। कुल मिलाकर आसान शब्दों में समझिए तो पूरे विश्व के हेल्थ केयर को प्रमोट करना, जो स्वास्थ्य सुविधाएं उनकी पहुंच को बढ़ाना और सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करना, काम करना, यह इसके प्रमुख कार्य। इसके साथ साथ यह जो पिछड़े देश हैं उनको तकनीकी भी प्रदान करता है, उनको अपने रिसर्च से लेकर जो भी गाइडेंस मेडिकल की हो सकती हैं, खाद्य की हो सकती हैं, वो भी इसको क्या करता, प्रदान करता है।
और बीमारियों महामारियों के विषय में जानकारी उपलब्ध करवाता है, टीकाकरण के कार्यक्रम करवाता है और बहुत से अन्य कार्यों को करते हुए काफ़ी चर्चित और एक विश्वसनीय जो है कि संस्थान के रूप में अभी तक इसकी छवि बनी थी। लेकिन क्या हुआ है कि यूएस से लंबे समय से कोरोना वायरस को लेकर चीन और डब्ल्यूएचओ पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहा है और तीखी प्रतिक्रिया में कई चीज़ें ऐसी आई हैं कि जो कि डब्ल्यूएचओ की छवि को प्रभावित करती हैं। ये अब हुआ क्या है कि जो पूरे जो डेथ का रेट है या जो कि कोरोना के केसेस हैं, सबसे ज़्यादा अगर केसेस देखें तो आपको यूएसए में दिखाई देगा। और यूएसए इसको कहता है कि यह कोरोना वायरस नहीं है, वुहान कोरोना वायरस है, अर्थात वुहान से कोरोना वायरस या तो फैला है या फैलाया गया है। और इस फैलने और फैलाने में चीन का साथ दिया गया है डब्ल्यूएचओ का, ये साफ साफ यह कहता चला आ रहा है। अब जब ये इसके लिए जिम्मेदार ठहराता चला आ रहा है तो इसमें जो आपके डब्ल्यूएचओ चीफ हैं, उनका नाम है टेड्रोस एडनो, उन्होंने चीन का पक्ष लेने का इन पर यूएसए ने आरोप लगाया और ये भी कहा है कि न सिर्फ यह जो है कि कोरोना वायरस में चीन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि कोरोना पर जो है कि जो असंगत या इलॉजिकल तर्क हैं उनको भी काउंटर करने का प्रयास डब्ल्यूएचओ के द्वारा किया जाता है। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए यूएसए ने कुछ समय पहले कहा था कि वह डब्ल्यूएचओ को दी जा रही अपनी पूरी फंडिंग रोक देगा। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, लगभग 14.6% का योगदान सिर्फ और सिर्फ यूएसए देता है, जो कि सबसे ज़्यादा। वहीं चीन का योगदान देखें तो आपको 0.5% से भी कम आपको योगदान चीन का पता चलेगा। स्वाभाविक है, जब कोई देश इतना फंडिंग कर रहा है और उसके दिमाग में कोई चीज़ ऐसी बैठ जाए जो कि ना निकले तो क्या है, चिंताजनक तो हो ही सकती है। इसी कारण देखते हुए ट्रंप ने अब क्या किया है, एक और कदम अपना आगे बढ़ाते हुए उन्होंने यह तक घोषणा कर दी है कि डब्ल्यूएचओ से यूएसए सभी प्रकार के संबंध खत्म करेगा। अब देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को दो नजरिए से थोड़ा सा देखिए। पहला तो यह है कि डब्ल्यूएचओ की भूमिका चीन के संदर्भ में क्या है, इसको लेकर कोई अभी अंतर्राष्ट्रीय सहमति नहीं है। हाँ, अधिकांश समीक्षक और जो है कि जो देशों को लीड करने वाले वैश्विक नेता हैं, उनका मानना है कि कहीं ना कहीं डब्ल्यूएचओ से चूक हुई है, चाहे वह जानकारी को साझा करने के संदर्भ में हो, चीन का पक्ष लेने के संदर्भ में हो, या फिर जो फ्लाइट जो उड़ती थी, हवाई जहाज़ों का यात्रा है, उसको रोक लगाने पर हो। लेकिन डब्ल्यूएचओ है वो बार बार कहता आया है कि हमने बहुत समय रहते ही पब्लिक हेल्थ कंसर्न हमने घोषित कर दिया था, लेकिन देशों ने और खासकर यूएसए और यूरोप के देशों ने इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लिया। अब इसी को लेते हुए क्या किया है, जब यूएसए ने यह कहा है कि वह सभी प्रकार के संबंध डब्ल्यूएचओ से खींच लेगा, तो ये काफ़ी थोड़ा सा मुद्दा जटिल हो जाता है। इससे होगा क्या है कि यूएसए अब डब्ल्यूएचओ के किसी भी कार्य में सहभागी नहीं होगा, ना ही तो साथ में कोई रिसर्च करेगा, ना ही वो फंडिंग देगा, ना ही कोई तकनीकी का आदान प्रदान करेगा। और इसके संदर्भ में आप एक चीज़ समझिए कि यूएसए का जो मेडिकल हेल्थ केयर है, कोरोना वायरस की वजह से जरूर चौपट हो गया, बावजूद इसके कई तरह की चीज़ों के साथ वह अपनी जो स्पेशलाइजेशन है उसको बनाए रखने का प्रयास करता है। पोलियो से जो मुक्ति हुई है पूरे विश्व को, तो पोलियो वैक्सीन का निर्माण का अगर हम क्रम देखेंगे, उसके इतिहास को समझना का प्रयास करेंगे, तो यह जो पोलियो का वैक्सीन है यूएसए के द्वारा ही डब्ल्यूएचओ को प्रोवाइड की गई। इसके साथ साथ यूएसए जो है कि बहुत बड़ी मात्रा में प्रयास उसका जिस कारण से भी रहा हो, लेकिन काफ़ी डब्ल्यूएचओ को काफ़ी वह सहायता देता रहा। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब जब उसने ऐसा डिसीजन ले लिया है, तो इससे क्या होगा कि डब्ल्यूएचओ को काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से डब्ल्यूटीओ अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है कि अब एक तरह से बहुत निष्क्रिय हो चुका है, उसके पास कोई शक्ति नहीं बची, आने वाले समय में डब्ल्यूएचओ की भी यही कंडीशन हो सकती है। लेकिन जब डब्ल्यूएचओ इस कंडीशन में पहुंच जाएगा, तो मैंने डब्ल्यूएचओ की जो जिम्मेदारियां थी, जो कार्य थे, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए, वो क्या होंगे, सभी प्रभावित होंगे। और इससे क्या होगा, डब्ल्यूएचओ कमज़ोर हो जाएगा। और कमज़ोर होने की वजह से एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका का जो ये पिछड़े देश हैं, यह क्या होंगे, काफ़ी प्रभावित होंगे, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेस काफ़ी कम हैं। और जब रिसोर्सेस कम हैं तो क्या होगा, इनके लिए अपनी ही तकनीकी, अपनी ही वैक्सीन, अपनी ही सभी चीज़ों से निपटना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। हालांकि ये यूएसए के इस मूव पर जर्मनी ने अपनी आपत्ति दर्ज किया है और कहा कि यह डिसीजन गलत है, क्योंकि यदि डब्ल्यूएचओ में कुछ कमी है तो उनको सुधारा जा सकता है,
ना कि अलग हुआ जाए। लेकिन चूंकि एक ऐसा समय है कि जब डोनाल्ड ट्रंप अपने जो है कि दोबारा इलेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं, उसके संदर्भ में कई प्रकार की वो भी आक्रामक नीति अपना रहे हैं। दूसरी तरफ सामने है चाइना, और चाइना का समर्थन करने वाला कोई भी पक्ष जो है कि डोनाल्ड ट्रंप स्वीकार नहीं करना चाहते। और साथ ही साथ जिस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार चीन के द्वारा किया जा रहा है, उससे भी लेकर जो है कि सभी देश कहीं ना कहीं उनसे नाराजगी व्यक्त करते हैं। लेकिन एक देश की वजह से इस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इनके महत्व को कम करना एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में नजर आती है। तो कुल मिलाकर ये पूरे जो 3 टॉपिक थे, इसको मैंने डिस्कस करने का प्रयास किया। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।